Hello everyone, welcome to the free UPSC mentorship program by Prep IAS. My name is Nitya Pandey. I work as a senior mentor at Prep IAS. And today in this session, we will be learning the strategy for solving the mock test and also we will be practicing some MCQs. So जैसा कि आप सभी को पता है, अभी करेंटली अंडर द फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके दो सब्जेक्ट्स का प्लान चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड पॉलिटी. विद रेस्पेक्ट टू एंशिएंट हिस्ट्री आई एक्सपेक्ट कि अब तक आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी एंड नाउ इज द टाइम टू गिव द मॉक टेस्ट. तो अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अब एक प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देना है फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके लिए आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज. आई विल बी टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग द मॉक टेस्ट. उसके बाद कमेंट सेक्शन में एक ड्राइव लिंक लगी हुई है. ओके, डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक है जहां पर आप उस ड्राइव लिंक को ओपन करेंगे और आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री का मॉक टेस्ट वहां पर मिल जाएगा. यू हैव टू अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट, एनालाइज कि आप कहां पर गलत जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली उस पर आपको वर्क करना है. सबसे पहले यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रैटेजी for the mock test. ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है आप उसको पहले एक बार स्किम थ्रू कर लीजिए. ओके, कि आपने कितना पढ़ा है, किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आए हैं, कितना आपको आता है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, कैसे आप अपना टाइम मैनेज करेंगे. 100 क्वेश्चन के पेपर में पर क्वेश्चन आप 1 से 2 मिनट दे सकते हैं. इसके बाद जब आप स्टार्ट करिए तो आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से स्टार्ट करिए. फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री में आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, वैदिक एज पढ़ा होगा, महाजनपद पढ़ा होगा, गुप्तास, हर्षवर्धना एक्सेट्रा. तो इसमें जो भी आपको अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक लग रहा है उससे आप स्टार्ट कीजिए. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर स्टार्टिंग विद द स्ट्रॉन्ग टॉपिक इज कि जैसे ही आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको आता होगा और आपका सही होगा. इससे क्या होगा कि आपको आगे क्वेश्चंस जो आपको कुछ नहीं भी आते होंगे, जहां पे आपको एलिमिनेशन या लॉजिकल गेसिंग लगानी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है तो आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. सो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज स्किम थ्रू द पेपर. ओके, सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग एरिया. अब दूसरी बात, ये जो मॉक टेस्ट है आप इसको 3 राउंड्स में देंगे. क्या होंगे ये 3 राउंड्स, तो ये तीनों राउंड एक ही बार में करने हैं आपको विद इन 2 आवर्स. ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड. फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं एकदम शॉर्ट, ठीक है, जैसे कि ग्रेट बात अगर आपको आता है कि ग्रेट बात मोहनजोदड़ो में है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप फर्स्ट राउंड में कर दीजिए. हो सकता है ऐसे 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जितने भी हैं इनको आपको फर्स्ट राउंड में करना है. इसके बाद आते हैं सेकेंड राउंड पे. यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन करने जिनकी 50-50 प्रोबेबिलिटी है. अब ये क्या होता है 50-50 प्रोबेबिलिटी, कि आपको लग रहा है कि शायद ए होगा या बी होगा. ठीक है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड आपको अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 मिनट्स में आपको खत्म करना है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड मिला के. इस पूरे के लिए आपको ही बात 60 to 70 मिनट्स है. थर्ड राउंड में आपको लॉजिकल गेसिंग करनी है. दैट इज ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक, ठीक है, शायद वहां पे कोई एक्सट्रीम वर्ड छुपा है एक्सेट्रा, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड राउंड के लिए आपके पास ओवरऑल 120 मिनट्स होते हैं. 70 मिनट्स आपके वहीं चले गए. 30 मिनट्स में आप इसको कर सकते हैं और फिर 10 to 20 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए होते हैं. और जनरली आप इसको 100 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर तो आप इन टेस्ट में तो बबल फिल नहीं करेंगे, लेकिन रियल यूपीएससी पेपर में आपको बबल फिल करना होता है, जिसके लिए आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं. तो इसको आप ट्राई कीजिए कि 100 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, अब ठीक है, मॉक टेस्ट दे दिया. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना है, दैट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. सो हाउ यू हैव टू डू दैट एनालिसिस.
अब ये मॉक टेस्ट देने के बाद आप इसे एनालाइज कैसे करेंगे? सो देखिए, आपने मॉक टेस्ट दिया, अब आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है अटेम्प्टेड क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से आपने कितने अटेम्प्ट किए? 50 अटेम्प्ट किए, 60 अटेम्प्ट किए, 80 अटेम्प्ट किए और अनअटेम्प्टेड। ठीक है, एक तो दो सिनेरियो तो ये है कि एक आपने अटेम्प्ट किए होंगे, दूसरे आपने अनअटेम्प्ट कर दिए होंगे। अब ये जो अटेम्प्टेड है इसमें क्या हुआ होगा, कुछ करेक्ट हो गए होंगे और कुछ आपके इनकरेक्ट हो गए होंगे, है ना? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए और कौन सा क्वेश्चन नंबर इनकरेक्ट हो रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 इनकरेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है एंड सो ऑन। और अनअटेम्प्टेड भी कौन से हैं, 16 अनअटेम्प्टेड है, 17 है, जो भी। ठीक है, अब बेसिकली अटेम्प्टेड जो आपने करेक्ट किया वो तो ठीक है, ठीक है, ये तो चलो सही है, आपको आता था, आपका सही हो गया। ये कुछ क्वेश्चन है जो शायद आपको नहीं आता था या कुछ रीजंस हो गए जिसकी वजह से आपके ये गलत हो गए। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन। You have to identify the reason कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है। फॉर रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है, कि या तो गलत हो गया और या फिर अनअटेम्प्ट किया, तो ये क्यों हुआ, क्या गलती कर दी आपने ऐसी, क्या आपने नहीं पढ़ा, क्या आपने नहीं रिवाइज किया, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब इसके कुछ 4-5 रीजन हो सकते हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ और इन्हीं पे आपको वर्क करना है। जैसे पहला हो सकता है नॉट इन कॉन्टेंट। कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके कंटेंट में नहीं था, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो अब आपको आपके कंटेंट में ही नहीं था, आपको आता ही नहीं था, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सेकंड है पुअर रिवीजन। ओके, आपके कंटेंट में था बट आपने उसे ठीक से रिवाइज नहीं किया, इसलिए आपका वो गलत हो गया। थर्ड इज अनेबल टू रिकॉल। नाउ व्हाट इज दिस अनेबल टू रिकॉल? अनेबल टू रिकॉल में क्या है कि अब आपने पढ़ा, कंटेंट में भी था, रिवाइज भी आप करके गए, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके नहीं याद आ रहा। होता है ना ऐसा, एग्जाम हॉल में गए नहीं याद आ रहा, ठीक है। और क्या हो सकता है? नेक्स्ट इज पुअर एप्लीकेशन। दैट इज आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, आपने रिवाइज भी किया, आपको याद भी आ गया, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए। जैसे कि ये आपका इकोनॉमिक्स में मोस्टली ऐसा होता है, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट जहाँ पे एप्लीकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कॉन्सेप्ट है मनी एंड बैंकिंग का, ये सब, ठीक है। फिफ्थ अल्टीमेटली होता है सिली मिस्टेक्स। अब इनसे बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स इज समथिंग कि ये क्वेश्चन आपको आता था बट अपनी लापरवाही की वजह से आपने इसे गलत कर दिया। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है, या फिर आपने ऑप्शन गलत टिक कर दिया, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं सिली मिस्टेक्स। इज दिस फाइन? तो ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस मिस्टेक की वजह से गलत हो रहा है और अकॉर्डिंगली आपको उस पर वर्क करना है। जैसे कि अगर नॉट इन कॉन्टेंट है तो वो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको आप ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। फिर अगर जैसे पुअर रिवीजन, पुअर रिकॉल, इस सब के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा उसी कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल आपका वैदिक एज से कुछ गलत होता है तो आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। पुअर एप्लीकेशन में भी आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स के लिए आपको अलर्ट, अटेंटिव और पेशेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। अब इस पे आप वर्क कीजिए एंड डेफिनेटली योर मॉक टेस्ट स्कोर विल इम्प्रूव। अब इस एनालिसिस का क्या है, एक तो है कि आप ये खुद से कर लीजिए, ठीक है, और अगर आप इसको खुद से नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मेंटोर। सो इन आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम विच इज एलिवेट, हम लोग इसी तरह की चीज़ें करते हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताते हैं मॉक टेस्ट की, और उसके बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हर क्वेश्चन का कि अगर आपका क्वेश्चन 1 गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, एंड व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजी फॉर रेक्टिफाइंग इट। नाउ वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम एमसीक्यूज, ठीक है। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम इस एंशिएंट हिस्ट्री टेस्ट से, ताकि आपको एक प्रैक्टिस सेशन हो जाए और इसके बाद आप ये टेस्ट जाकर दे सकते हैं ड्राइव लिंक में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। यस, ओके, नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी। हमें हर साल, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर पे पहला क्वेश्चन हम ये पढ़ते हैं क्या है। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज, विद रेफरेंस टू टाउन प्लानिंग इन हड़प्पा सिटीज
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास भी 15 सेकेंड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 15 सेकेंड्स का टाइमर रहेगा, ओके 15 सेकेंड्स मैं वेट करूंगी और विद इन 15 सेकेंड्स आपको ये सॉल्व करना है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग सिस्टम। सेकेंड है, नो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन हड़प्पा सिटीज। एंड थर्ड इज, ईच रेसिडेंट हैड इट्स ओन ड्रेनेज एंड सोक पिट। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये करेक्ट और नॉट करेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अक्सर देखा है मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर कि बच्चे ये चीज़ नहीं ठीक से पढ़ते कि क्या करेक्ट है क्या नॉट करेक्ट है, और इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग गलत कर देते हैं। नाउ लुकिंग एट द ऑप्शंस ओवर हियर, वी हैव ए 1 ओनली, then we have B which is 1 and 3 only, C 2 and 3 only, and D 1 2 and 3, ठीक है। तो आप लोगों के पास 15 सेकेंड्स है फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। विद इन 15 सेकेंड्स आपको ये सॉल्व करना है एंड देन आई विल टेल यू कि क्या हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो टाइम ओवर होता है, ठीक है। चलो इधर पर देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग सिस्टम तो थी, ठीक है, हमने देखा था इस तरह से वहां पर जो रोड्स हैं 90 डिग्री पे कट होती थी, तो ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। देयर वर नो मल्टी, पहली बात तो नो एक एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड्स को लेकर हमेशा अलर्ट रहा करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी होगी तो वहां पर आपको पता चला होगा कि वहां पर डबल और ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स थी और ड्रेनेज सैनिटेशन को लेके काफी ज्यादा एडवांस था और सबके पास अपना ड्रेनेज और सोक पिट था। सो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, दैट इज व्हाई द आंसर विल बी बी 1 and 3 ओनली, ठीक है। यहाँ पर इनके सोल्यूशंस भी है, तो सोल्यूशंस आपको डेफिनेटली टेस्ट देने के बाद आपको सोल्यूशंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन अ क्वेश्चन ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या कह रहा है कि हड़प्पन्स हैड अ वेराइटी इन एग्रीकल्चर एज दे ग्रू ब्रेड व्हीट, barley, sesame, peas, melons, date palm. Just a minute. Okay. Then second statement is domestication of animals was done in Harappan civilization. Now it is asking कि कौन सा statement यहाँ पर सही है। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. Again आप लोगों के पास 15 seconds है इसको solve करने के लिए, जल्दी से solve कीजिए, बहुत ही आसान question है ये। आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मैं आपको 15 सेकंड्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ जिसमें ऑलरेडी आपको 15 to 20 सेकंड्स मिल गए, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 40 to 50 सेकंड्स है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस वाले का क्या आंसर होगा। तो देखो, हड़प्पन्स हैड अ वैरायटी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये उन्होंने ग्रो किया, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चाहे क्लास 12 हो चाहे आर एस शर्मा, वहां पे लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें हड़प्पन्स ने ग्रो की थी। नाउ फ्रॉम हियर यू ऑल्सो कम टू नो कि आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको कंटेंट कैसे एब्जॉर्ब करना है, कि आपको देखना है क्या क्या वो लोग ग्रो करते थे। दूसरा स्टेटमेंट काफी जेनरिक है कि हाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये तो बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, पशु वगैरह तो पालते ही हैं हर सिविलाइजेशन में, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर राइट ओवर हियर, हेंस द आंसर इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ओके, तो इसी तरह से शांत दिमाग से अपना लॉजिक और आपने जो नॉलेज आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करते हुए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट द नियोलिथिक एज। तो जब हम प्री हिस्टोरिक वो पढ़ते हैं एज, तो उसमें हम देखते हैं कि 3 एजेस होती हैं, दैट इज पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। नियोलिथिक लास्ट में आती है। यहाँ पर नियोलिथिक से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नियोलिथिक एज में कैटल, शीप, गोट एक्सेट्रा वर डोमेस्टिकेटेड। सेकेंड है कि देयर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ मेगालिथिक आर्किटेक्चर इन नियोलिथिक पीरियड। थर्ड स्टेटमेंट इज कि नियोलिथिक एज में मैन ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ फूड गैदरर टू अ फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, आपके पास 15 सेकेंड्स ही रहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अगेन यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही पहचानना है, दैट इज A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली,
सी 1 and 3 एंड डी इज 1, 2 and 3. ठीक है, तो विद इन 15 सेकेंड गेस करिए या फिर आप इसको सॉल्व कीजिए एंड देन आई विल ऑल्सो टेल यू द आंसर. ओके, सो आपका टाइम ओवर होता है. चलिए, तो यहां पर देखिए क्या होगा कि नियोलिथिक एज में फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, कैटल, शीप, गोट्स सभी को डोमेस्टिकेट किया जाता था. देन यस, यहाँ पे मेगालिथिक आर्किटेक्चर भी हमको देखने को मिलता है. एंड थर्ड इज डेफिनेटली राइट, यहाँ पर जो मैन था वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया था. यहाँ पर हमने देखा था कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी नियोलिथिक एज में. तो एग्रीकल्चर की शुरुआत होना मतलब आप फूड को प्रोड्यूस कर रहे हो. तो अब सिर्फ आप पेड़ों से जो क्या कहते हैं फूड को गैदर नहीं कर रहे हो, अब आप उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हो. सो दैट इज वाई द आंसर विल बी डी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. आई होप आप सभी को काफी मजा आ रहा होगा इस एमसीक्यू एक्सरसाइज में. ठीक है, ध्यान से देखिए इसको आप सभी लोग. यस, चलिए, तो आयरन एज के बारे में अब ये क्वेश्चन है. द आयरन एज लेड टू सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया. सेकेंड इज इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस महाजनपद अक्रॉस नदर्न इंडिया. अगेन यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट, जस्ट अ मिनट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है. दैट इज ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2. यू हैव गॉट 15 सेकेंड्स. 15 सेकेंड्स के अंदर आपको ये सॉल्व करना है. ओके, सो आई होप आप में से काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा. ओके, तो देखो जब आयरन आया तो उससे सेकेंड अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, काफी सारी इंडस्ट्रीज, काफी सारी वेपन्स वगैरह बनने लगे, तो उससे सेकेंड अर्बनाइजेशन हो गया. अब आयरन मेनली गैंगेटिक प्लेन्स में डिस्कवर हुआ था, तो जहां पर जो चीज डिस्कवर होगी वहां पर उसका यूज ज्यादा होगा, इसीलिए सेकेंड अर्बनाइजेशन गैंगेटिक प्लेन्स में आया. ठीक है, लॉजिकल. देन आयरन एज, ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ तो इसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग किंगडम्स इमर्ज होने लगे, जिन्हें हमने नाम दिया महाजनपद. जैसे कि आपका अवंती हो गया, मगध हो गया. ओके, सो दीज आर दी डिफरेंट महाजनपद जो इसी टाइम पीरियड में इमर्ज होते हैं. तो हमारा आंसर आ गया बोथ 1 and 2. सिंपल, आसान है कि नहीं है. ठीक है, तो पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़ना है तो मजा आएगा आप लोगों को. बर्डन लेकर पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी. चलो, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, विच इज रिगार्डिंग दी प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ बेलान वैली. चलो, डी ऑप्शन में दिखा दूंगी आप लोगों को क्या है. चलो, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ बेलान वैली. तो देखो कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से भी मिलती है. बेलान वैली क्या है, बेलान वैली इज अ प्री हिस्टोरिक साइट. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल द 3 फेजेस ऑफ द, अब ये जो बेलान वैली है ना, ये एक इंपॉर्टेंट साइट है, सो यू शुड नो अबाउट दिस, इसीलिए मैं इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ. ऑल द 3 फेजेस ऑफ पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस इन दी वैली. ठीक है, देखते हैं, हो सकता है मिलते हो सकता है नहीं मिलते हो. देन सेकेंड स्टेटमेंट इज रिमेन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द साइट. बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है. ठीक है, हो सकता है डॉग, कैट, काऊ, इन सबके रिमेन्स मिल सकते हैं. देन इट इज इन दी इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब जिसने भी आर एस शर्मा ठीक से पढ़ी है वही बता सकता है कि ये यूपी में है या कहीं और है. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ए 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, एंड देन वी हैव D which is 1, 2 and 3. ठीक है, तो D को मैं यहीं पे लिख देती हूँ. So you have got 15 seconds. सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो आई होप आप में से काफी लोगों ने इसको सॉल्व किया हो. चलिए आंसर देखते हैं. इसका आंसर क्या होगा.
तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो वो है वो सही है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेलान वैली में हमें पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक तीनों फेजेस के एविडेंस हमको मिले हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी जेनरिक कि ठीक है रिमेन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। थर्ड स्टेटमेंट आपका नॉलेज बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ बेलान वैली कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये मैप वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये इसकी पीडीएफ यू विल बी गेटिंग इन दी ड्राइव लिंक, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में अटैच करेंगे। वहाँ पे आपको बाकी जो लोग आज से मे बी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो वहाँ पर उनको बाकी प्लान्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी के अभी आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर हमें ये पेयर्स देखने, सो विद रेस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट साइट्स में क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो पेयर्स हैं आपको इन्हें करेक्टली बताने कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। जैसे कि क्या लोथल में ग्रेट बाथ मिला था, क्या ढोलावीरा में स्टेडियम मिला है, क्या कालीबंगन में एक डॉकयार्ड मिला है। यू हैव टू टेल कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। सिर्फ 3 ओनली, क्या सिर्फ कालीबंगन वाला सही मैच्ड है, तीनों सही मैच्ड है, दैट इज बी 1, 2 एंड 3। सी इज 1 एंड 2 ओनली, क्या सिर्फ लोथल और ढोलावीरा सही मैच्ड है, एंड डी इज 2 ओनली, क्या सिर्फ ढोलावीरा सही मैच्ड है। तो जो भी इसमें से आपको सही लग रहा है उसको आप 15 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करिए। ओके चलो इसका आंसर देखते हैं। देखो लोथल में नहीं मिला था ग्रेट बाथ, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा ग्रेट बाथ हमको मिला था मोहनजोदड़ो में। ओके देन स्टेडियम ढोलावीरा में मिला है एक, सेकंड इज राइट। कालीबंगन में डॉकयार्ड नहीं मिला है, कालीबंगन में हमको मिला है एक प्लॉट फील्ड, ठीक है। तो प्लॉट फील्ड मिला है तो इससे समझ आता है कि वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता होगा। ओके so the answer will be 1 is wrong, 3 is wrong, answer will be D, that is 2 only. Now let us move on to the next question. Yes, the 7th question which is regarding the wall paintings at Bhimbetka. Okay, so the first statement, timeline for the Bhimbetka paintings starts from Paleolithic period and continues beyond the Mesolithic period. ठीक है, भीमबेटका पेंटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के साथ ओवरलैप करता है। मैन आर डिपिक्टेड हंटिंग एनिमल्स विद स्पीयर्स एंड बोज। अब देखो यहाँ पर मैं एक हिंट बताना चाहूंगी, भीमबेटका, ठीक है, आदि मानव काल की बात कर रहा है, वहां पर वो लोग क्या करते थे, हंटिंग ही करते थे। तो अगर वहां पे कोई पेंटिंग है तो उसमें क्या डिपिक्ट करेंगे, जो वहां के लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे सोचो आप। देन रॉक शेल्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओके यहाँ पर जैसे इट इज आस्किंग कि करेक्ट क्या है, सो ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 and D I think it must be 1, 2 and 3. So yes, यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं D आपके लिए, D is 1, 2 and 3. So again you have got 15 seconds to solve the question. सभी लोग इसको solve करेंगे। ओके तो आपका टाइम ओवर होता है। चलिए तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पेलियोलिथिक मीजोलिथिक इस सब टाइम पीरियड में ही भीमबेटका पेंटिंग्स हमको मिलती थी। सेकंड मैंने आपको लॉजिक दिया तो सेकंड सही है। देन थर्ड इज ऑल्सो राइट, ठीक है। इस तरह की जो भी चीजें होती है ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। धरोहर का मतलब क्या होता है, हेरिटेज, इसलिए ताकि ये जो साइट्स हैं जो हमारे पहले की सिविलाइजेशन के बारे में बताती है, हमारे सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन के बारे में बताती है, उनको प्रिजर्व करके रखना जरूरी होता है। और इसके लिए जैसे यूनेस्को और ये सब कुछ मैकेनिज्म्स बनाते हैं तो इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। चलिए नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, now we will move on to question number 11. ठीक है, so question number 11 is regarding the Varna system which emerged during the Vedic period. तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम first statement देखें तो it is the word Varna was used to reflect the status of caste and person in society. ठीक है, second statement है कि जो दासाज and दास्यूज
who were conquered by the Aryans were treated as slaves. Third is शूद्रास appeared towards the end of the ऋग्वेदिक period. अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है, दैट इज कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट. ठीक है, तो कौन सा आपको गलत लग रहा है वो आपका आंसर होगा. क्या 1 गलत है, क्या 1 and 3 गलत है, क्या 2 and 3 गलत है, या तीनों गलत है. सो जो भी आपको लग रहा है सोचिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए 15 सेकेंड्स में. बाकी योर मेंटोर इज हियर टू टेल यू द आंसर. ओके, सो आई होप आपसे ये क्वेश्चन बना होगा. नहीं बनाए तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है. अभी आप एक लर्निंग फेज में है. ठीक है, बस हार नहीं माननी है, कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंट रहना है और हार्ड वर्क करते रहना है. ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ड वरना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, कास्ट वगैरह दिखाने के लिए नहीं था वो. इट वॉज बेसिकली टू शो द ऑक्यूपेशन. ठीक है, तो ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम था. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है. सो द आंसर विल बी ए. ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. बाकी फिर आपको ये टेस्ट खुद से जाकर आपको देना है. ठीक है, ड्राइव लिंक में ये टेस्ट डला हुआ है, वहां पर आप जाएंगे, टेस्ट को एक्सेस करेंगे, देंगे, एनालाइज करेंगे और आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं. दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेल. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग अबाउट जैनिज्म. तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा. क्वेश्चन कह रहा है कि जैनिज्म ने 5 डॉक्ट्रीन सिखाई. ठीक है, and only the 5th doctrine was added by Mahavir. So Jainism, which is a religion that emerged during the 6th century BC, इसमें 5 डॉक्ट्रीन्स है और जो 5th वाली है वो महावीर ने ऐड की. अदर 4 जो थी वो प्रीवियस जो इनके तीर्थंकर थे उनसे ही इन्होंने ली थी. तो इनमें से कौन सी डॉक्ट्रीन है जो महावीर ने ऐड की? क्या वो डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी है? ए. ठीक है, फिर बी है डू नॉट कमिट वायलेंस. देन वी हैव सी डू नॉट स्पीक अ लाई एंड डी इज ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस. ओके, डी है यहाँ पर ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस. तो इनमें से कौन सी है जो महावीर ने ऐड की थी? यू हैव टू टेल विद इन 15 सेकेंड्स. द ऑप्शन डी इज ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस. मे बी अगर आपको वो नहीं दिख रहा हो तो. ठीक है, चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, कमिट वायलेंस, स्पीक अ लाई, ये सब पहले से थी. महावीर ने जो ऐड की है दैट इज ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस. अब यहाँ पर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपको 5 डॉक्ट्रीन्स पता हो जैनिज्म की, जैसे कि वायलेंस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी और की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है, और कॉन्टिनेंस दैट इज ब्रह्मचर्य आपको ऑब्जर्व करना है. सो आई होप यू लाइक दिस प्रैक्टिस सेशन. नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाके टेस्ट दीजिए एंशिएंट हिस्ट्री का. So all the best everyone for the test and thank you for watching this video.